मेरा जो बॉस था, इमीडिएट बॉस था, वो पाकिस्तानी था। और उसने कहा कि नहीं, एक बाथरूम में गए वही हाल, दूसरे में गए, तीसरे में गए, सभी में यही हाल था। तो मेरा बॉस कहने लगा कि भाई नहीं, हम काम नहीं करेंगे, पहले इसकी सफाई करो। ये सफाई करना काम हमारा नहीं है, हम कोई बंगी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि क्या, मैं प्लम्बर हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, पहले ये सफाई करो फिर हम काम करेंगे। मेरे तो कहा कि काम नहीं करना, हमने फटाफट टूल बॉक्स बंद किया और ऊपर बैठ गया आराम। और क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे, दो आंखें। तो मजदूर को क्या चाहिए, आराम। हम भी आराम करने के लिए बैठ गए। और थोड़ी देर बाद मेरी कंपनी का फोरमैन आया, वो भी पाकिस्तानी था, और आम के पूछा क्यों बैठे हो। तो उनको बता दिया कि ये समस्या है। हमारे बॉस ने उसको सारी बात समझा दी। तो कहते अच्छा चलो मैं देखता हूँ, इसको करवाता हूँ कोई इंतजाम, सफाई के लिए किसी को बोलता हूँ, करवाता हूँ। चला, मगर घंटा डेढ़ घंटे बाद उस सऊदी अरब का जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका मालिक आया, और आया और आके बोला कि मेरी तरफ हाथ करके क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो। तो हमने अपना हाथ अपने बॉस की तरफ से कर दिया, तो वही जवाब दे देगा। और बॉस जो था उसकी वही हैंकी फैंकी, वही आकड़, जो शायद मैं वो आपको उस लहजे में नहीं बता सक रहा हूँ कि उसने जो अपनी हैंकी फैंकी करनी थी कि हम यहाँ पे प्लम्बर का काम करते हैं, हम सफाई का काम नहीं करेंगे, भोंगी नहीं है, ये नहीं है, पहले ये कराऊँ फिर वो करेंगे। तो सऊदी अरब का जो मालिक था बड़ा शांत, उसने इधर उधर देखा और मुझे कहा कि मुझे वो जाके प्लास्टिक के लिफाफा लेके आओ। भले, और उसने कहा जी बकेट लो, बाल्टी लो और इसमें पानी लेके आओ। पानी भी ले आया। और सऊदी अरब के मालिक, जो कंपनी का मालिक था, उसने अपने हाथ पे वो प्लास्टिक का लिफाफा चढ़ाया और मुझे कहा ऊपर से पानी गिरा दो, और उसने हाथ करके उसको साफ कर दिया। और मैं वहाँ पे उसके बाद स्तंभ खड़ा था कि मैं इस कंपनी का सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति था, और मैं मुझसे एक स्टेप ऊपर जो प्लम्बर था, हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, और इतनी बड़ी हमारे लिए समस्या थी कि अगर हमारा इतना बड़ा कारोबार काम चल रहा है, उसको रोक के एक छोटी सी समस्या के कारण हम बैठे रहे। और ये सऊदी अरब वाला व्यक्ति आया, इसने 2 मिनट में अपनी समस्या समाधान कर दी, और मैं कंपनी का सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति हूँ और ये कंपनी का मालिक है। इसका मतलब ये सबसे ऊपरले दर्जे का, इसके नीचे इंजीनियर, फोरमैन, कितना स्टाफ काम करता है, 1000 व्यक्ति काम करता है, और उसको इसके लिए शर्म नहीं आई और हम अकड़ में रहे। और वो सऊदी अरब वाले उस कंपनी के मालिक ने, अबू इस्माइल था उसका नाम, इब्राहिम इस्माइल था, उसने कहा, स्पेशली कहा उसने तंज में, कहीं ना कहीं उसके मन में वो हमें कटाक्ष करने की वो थी, और मगर उसमें बहुत प्रेरणादायक बात थी। उस मैंने कटाक्ष को किसी दूसरे नजरिए से देखा। उसने मुझे कहा था कि विजय, तुम्हारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्रकृति के दिया हुआ सब कुछ है, भगवान ने हर तरह की चीजें आपको उपलब्ध कराई हैं, मगर आपकी इसी अकड़ के कारण आज आप सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे हो, और हमारे पास प्रकृति का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, स्वाय एक तेल के, वो भी आपने निकाल के दे दिया, मगर फिर भी हम आपके बॉस बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप में ईगो है और हम में ईगो नहीं है। और इसी कारण ये बात, यानी उसकी जो भावनात्मक कटाक्ष को, मैं उसको भावनात्मक तरीके से बता रहा हूं शायद, क्योंकि अगर उस कटाक्ष को उस दृष्टि से देखूं तो शायद मुझे भी गुस्सा आता, मगर मैंने उसको किसी न किसी दूसरे चैलेंज के रूप में लिया, और यही कहा कि आज इस ईगो के कारण आज मैं लेबर हूं, तो इसी ईगो को खत्म करके मैं कुछ बनना चाहता हूं, और आज मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 11 साल के अपने करियर में, ये 2-3 साल का उसमें निकल गया, उसी कंपनी में मैं प्लम्बर भी बना। उसी कंपनी में प्लम्बर का काम थोड़ा सा गंदा लगता है, तो बाद में जब मैंने अपनी प्रमोशन की, काम और सीखा, उसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन भी बना, और उसी कंपनी में मैं फोरमैन भी बना, और बाद में
उसी कंपनी के मालिक का मैं पार्टनर भी बना। और ये मेरी उसी ईगो को छोड़कर अपनी इस कुछ करना है, कुछ बनना है, इसी कारण मैं आगे बढ़ा। और जब मैं काम कर रहा था, एक बार मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, तो मेरे कुछ साथियों ने कहा भी कि यार मैं जब खाना लंच ब्रेक होती है तो खाना खाया काम पे लग गया। मेरी रूटीन बन गई थी कि खाना खाया और काम पे लगे, मैं रेस्ट नहीं करता, और आज भी मैं नहीं करता हूँ। तब से लेके आज तक मैं कभी खाना खाने के बाद कोई सोता है तो कुछ करता, मैं कभी नहीं सोता आज भी। तो मैं काम पे लग गया। तो मेरे साथी जो कहते थे, मुझे कहते थे कि वो, क्योंकि साथियों की जैसे आप कई दोस्तों को मजाक भी करते हो ना, टांचे में, अरे क्यों चमचागिरी कर रहा है, क्यों नंबर बना रहा है, तेरे को कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिली, अलग अलग की भाषाएं बोलते हैं। आप भी जब कॉलेज में होते तो अलग अलग की तरह की भाषाएं बोलते हैं अपने साथियों के साथ। तो मेरे भी कुछ लोग साथी मुझे कटास के रूप में या किसी भी, मगर उनको जवाब था मेरा, क्योंकि आज मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, निस्संदेह कि इसकी मुझे कुछ अलग से तनख्वाह नहीं, मगर आज मैं जवान हूं। आज का जो मैंने स्टेप ना अपना तय कर लेना है, आज जो मैंने अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, जो मेरी पोजीशन, जैसा मैं स्टेमिना आज तय कर सकता हूं, जिस दिन मैंने अपना काम शुरू करना है उस दिन ये मेरे काम आएगा। अन्यथा आज मैं आराम प्रस्त हो गया तो जिस दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा उस दिन ये मैं आराम प्रस्ती के कारण शायद आगे ना बढ़ पाऊं। और आज तक मैंने आराम नहीं किया और उसी का नतीजा है कि आज आपके सामने जो यहाँ तक पहुँच गई है। और जब मैं ये मंत्री बन गया तो सऊदी अरब, क्योंकि टीवी में बहुत आया कि सऊदी अरब में लेबर करने वाला व्यक्ति जिस मुकाम पे पहुंच गया, तो मुझे सऊदी अरब से 2 अखबार के फ़ोन भी आए। दोनों के पत्रकार इंडियन थे, एक अलीगढ़ का था, एक हैदराबाद का था। अल जजीरा और अरब 2 अखबार बहुत मशहूर है, दोनों के पत्रकार। दोनों ने पूछा कि सऊदी अरब में कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ये रहते वो करने। पूछने के बाद मुझे ये पूछा कि भी आप सब, दोनों का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो दोनों का सेम था, बाकी तो अलग अलग तरह के थे। एक था कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान में, आपने लंबा समय सऊदी अरब में भी गुजारा है, सऊदी अरब की सियासत और हिंदुस्तान की सियासत में क्या फ़र्क नजर? तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, और इसी कारण एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और रेलगा चलाने वाला मंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है और यही फर्क है सऊदी अरब और हिंदुस्तान में, क्योंकि आपके सऊदी अरब में सल्तनत है, वहाँ एक बेलचा चलाने वाला देश का शाह नहीं बन सकता। एक डिफरेंस है हमारे और इसमें। और इसमें भी अगर मैं ज़्यादा कहूँ कि राजनीति ज़्यादा ना करण करूँ, मगर उसका भाजपा में ही मिलेगा, बाकियों में कहीं शायद इसका भी नहीं मिलेगा। खैर मैं उस विषय के अलग नहीं जाऊँगा। और ये मैं अपने जीवन की कथा इसलिए नहीं सुनाता कि मैं यहाँ पर, मैं इसलिए सुनाता हूँ कि जिस ईगो के कारण हम कहीं ना कहीं अपना जो आने वाला भविष्य बेकार करके बैठते हैं, अगर हम थोड़ी सी ईगो को छोड़ दें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। इसलिए मैं कुछ आने वाले जिन्होंने अपना जीवन शुरू करना है उसके लिए ये प्रेरणा जरूर देता हूँ कि भगवान ने हमारे हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, जो मर्जी इसमें से निकाल लो। यहाँ तो करप्शन वालों ने भी 1,76,000 करोड़ रुपया कोले में से निकाल लिया, आपके पास तो बहुत सोना भी पड़ा हुआ है। सो कहने का मतलब हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, मगर करना उसमें अपनी दृढ़ता चाहिए, मजबूत इरादे चाहिए और कहीं भी अकड़ नहीं चाहिए, दिल में कहीं ना कहीं अहंकार नहीं चाहिए। अगर अहंकार करोगे शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो जब तक, क्योंकि इसी विषय को आगे लेके जब समाज में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आज के विषय के ऊपर भी देखता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, मानवीय जीवन के मूल्यों को देखते हैं। और जब मैं देखता हूँ तो कई, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अक्सर जाने को मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, मगर स्टूडेंट्स को पूछता रहता हूँ कि आपके कहीं सिलेबस में ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो हैरानी हुई है अभी तक के एक्सपीरियंस में। हो सकता है मैं गलत हूँ। बहुत सारे प्रोफेसरों के बीच में मैंने बात की, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जिनके बीच में बात हुई है, जो मैं अब करने जा रहा हूँ, आपके बीच में भी हो सकता है।
हो सकता है कि मैं गलत हूं, और काश मैं गलत हूं, भगवान का शुक्र मनाऊंगा कि मैं कहीं गलत हूं रहूं, मगर अभी तक मुझे कोई गलत कहने वाला नहीं मिला। वो ये है कि हमारी ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज आएगी कहां से? हमारी शिक्षा दीक्षा ह्यूमनिटी के प्रति है ही नहीं, मानवता के प्रति कहीं शिक्षा में हमारा आधार ही नहीं है। आज किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज में यह नहीं पढ़ाया जाता कि दो भाइयों ने आपस में मिलकर कैसा रहना है, और दो भाई आपस में मिलकर मजबूत समाज के अंग कैसे बन सकते हैं। ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता कि भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है इसकी मजबूती कैसे आई, इसको समाज को आगे बढ़ाना है। जब तक बहन भाई का रिश्ता आगे मजबूत नहीं होगा तो हमारा जो मानवीय समाज जो संरचना है इसको पूर्ण नहीं कर सकते। और किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता कि पति पत्नी का रिश्ता जो है, जिसे हम कच्चे धागे का मजबूत रिश्ता कहते हैं, इसको मजबूती कैसी बनी रहे, ये किसी भी आज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। और किसी यूनिवर्सिटी में यह नहीं पढ़ाया जाता कि मां बाप के प्रति आपका क्या दायित्व है। आप मां बाप के प्रति आपका क्या दायित्व जब तक आप नहीं समझाओगे तो इसके मानवीय जीवन के मूल्यों को कैसे पहचान पाओगे। और हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? छोटा सा बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है उसको पढ़ाया क्या जाता है? ये टोल फ्री नंबर ले लो, ये टोल फ्री नंबर ले लो। अगर आपका बाप आपकी गलतियों के कारण आपको कहीं आंखें भी दिखाए, इस नंबर पे फोन करके अपने मां और बाप को आप अंदर करवा सकते हैं। अभी प्रोफेसर रैना जी, अस्सी रैना जी दिखा रहे थे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी और बुद्धि। मुझे आज तक पहले फर्क नहीं पता था, रैना जी ने जो बताया, क्योंकि हमारे कानून बुद्धिजीवियों ने बना दिए, बुद्धिमानों ने नहीं। अब जिस बच्चे ने प्राइमरी में पढ़ना है और उसको यह बता दिया कि आपका अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, ये नहीं पढ़ाई, वो बच्चा आगे जाके उसके अंदर मानवता कहीं रहेगी? जिसने अपने बाप को अंदर करा दिया, जिसने अपनी मां को अंदर करा दिया, अपने भाई के प्रति वो क्या स्नेह रखेगा, अपने पड़ोसी के लिए वो क्या स्नेह रख सकता है, वो क्या लेके आगे जाएगा? ये हमें अभी तक, मुझे तो समझ नहीं आई। और कई बार मैं सोचता हूं कि काश मैं ज्यादा अगर पढ़ जाता तो शायद मैं भी ऐसा हो जाता। भगवान का शुक्र है मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। कई बार सोचता हूं, अब हमारी ये दूसरी देखें, भाई बहन का जो अपना दो भाइयों के प्रति, बड़े भाई के प्रति क्या त्याग चाहिए, छोटे भाई बड़े के भाई क्या सम्मान चाहिए, यह कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अगर ये रामायण का वो किस्सा पढ़ाया जाए कि महाभारत जब वो रामायण हुई थी तो भरत ने कहा कि नहीं ये मेरा अधिकार नहीं है, और राम कहता है कि नहीं ये पिताजी की आज्ञा है, तुम्हें ही नहीं। और भरत जो है उसकी खड़ाएं रख के ये मान के कि ये मेरा नहीं मेरे भाई का अधिकार है, वो काम करता है। आज वो है नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई का वो हिस्सा ही नहीं है, और इसीलिए भाई के प्रति स्नेह ही नहीं है। और बहन के प्रति हमारे स्नेह कैसा होगा, क्यों होगा? आपने कानून बना दिया कि बहन भी प्रॉपर्टी की हिस्सेदार है। भाई जिस दिन से बहन की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो गया, भाई बहन का दुश्मन हो गया। भाई इसलिए नहीं देखता बहन को, कह रहा कहीं किसी ना किसी तरीके से जिसकी शादी पे भी खर्च कर दिया, उसकी जो बहन के प्रति वो श्रद्धा थी वो उसी दिन खत्म हो गई, और बहन भी अपने प्रॉपर्टी में भाई के प्रति सम्मान स्नेह खत्म कर गई, उसको हिस्सा चाहिए। ये बहन भाई के रिश्ते में आज आई दरार है। और जो पति पत्नी का रिश्ता है, जिसे हम कच्चे धागे का मजबूत रिश्ता कहते थे, जिसकी प्रेरणा शायद आज के लिए विषय बहुत अलग तरीके से है, मुझे समझ नहीं आता उसको कैसे लें। अगर थोड़ा सा इधर कर जाएं, थोड़ा सा इधर कर जाएं, तो अभी आ जाएगा विवादित बयान। मुझे पता है, मगर मुझे संभल के पढ़ना पता। आपके सामने तो फिर भी कानून वाले हैं, पता नहीं कब घसीट लो। मैंने वैसे अभी तक मेरी वो पंजाबी में 751 भी नहीं हुई है, और आज तक मैं कभी कोर्ट में नहीं गया। मेरे वकील दोस्त हैं, इसमें से अच्छा वकील कौन है मुझे नहीं पता। मेरा अच्छे का मतलब कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। वकील को मैं जानता हूं, दोस्त वकील को जानता हूं, प्रोफेशनल किसी वकील को नहीं जानता। और इसी कारण मैं आज तक कभी कोर्ट में नहीं गया। किसी ने कोई झगड़ा किया तो मैं नमस्कार कर लेता हूं,
शायद यही मेरी समझदारी, इसको बुद्धिजीवी कह लो या बुद्धिमानता कह लो। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि पति पत्नी के रिश्ते को कैसे मजबूत किया जाए। जहां तलाक की जो शब्द है हमारी संस्कृति में नहीं था, तलाक शब्द भी आ गया, अगर नहीं बनता नहीं सही, मगर अब तो सिखाया क्या जा रहा है या पति से कहीं पति में बीच में दरार आ गई तो पत्नी को सिखाने वाले भी आता है कि आप ऐसा लिख दो, इस तरह लिखोगे तो इस साले की जमानत भी 2-6 महीने तक नहीं होगी। ये तरीके बढ़ाए जा रहे हैं, ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यही कानून पर बताएगा और क्या करेगा। ये पढ़ाया जा रहा है कि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत कैसे हो, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। इसको तोड़ने का तरीका और किस तरह से जल्दी तोड़ सकते हैं और फटाफट तोड़ने के तरीका बताने वाले आजकल तो, मेरी बात को बुरा मत मानना, वकील ने मुझे, मैं आपको हैरानी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे एक वकील ने कार्ड दिया और उसके ऊपर लिखा था स्पेशली इन डिवोर्स केसेस। और मुझे हैरानी इस बात की है कि जब ये केसेस प्रोफेशनली, आपका प्रोफेशन ही डिवोर्स केसेस के लिए हो जाएगा तो वहां पे मानवीय मूल्यों का आधार कहां रहेगा। शायद मेरी बात से आप प्रोफेशनली ना इत्तेफाक करो, मगर अगर आप में थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं मानवता होगी तो ये जरूर करेंगे। अब पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने का हमें कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा और पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ना कैसे है ये सिखा देते हैं। और माँ बाप के प्रति जिसकी हमारी श्रद्धा थी उसको तो श्रवण नाम की कहानी कहीं खत्म हो गई। वो बैंगी में उठा के लेके जाता है, शायद किसी को याद होगी, किसी को यह भी नहीं पता होगा कि श्रवण कौन था, शायद ही पता होगा क्योंकि हमारे वो इतिहास से निकल गया। और आज का क्या पढ़ाया जाता है कि अपने माँ बाप के जीते जी, जिन्होंने पता नहीं कहां कहां मिन्नत मांग के, किस जगह पे, किसी मड़ी पे, किसी मस्जिद पे, किसी गुरुद्वारा, किसी मंदिर में जाके मन्नतें मांग के उस बेटे की दात ली हो, वही बेटा जिसके उसका सहारा बनना था, उसके जीते जी अपने बाप से उसी की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा कैसे खींच के ले